Good morning to all my dear students. I hope all you safe and stay at home. And now we study थ्रू ऑनलाइन मीडियम। ठीक है, तो हमें ऑनलाइन मीडियम के से ही जो है स्टडी करनी है अभी, और इसका फुल्ली यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, ऐसा नहीं समझना है कि ऑनलाइन ही है तो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं तो सब ऐसे ही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है, और हमें इसी माहौल में, जिस माहौल में हम गुज़र रहे हैं, इसी माहौल में हमें ढलना है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें जो है अपना वर्क कंप्लीट भी करते रहना है, नोटबुक भी बनाते रहनी है। ठीक है, और पढ़ते भी रहना है, और प्रैक्टिकल वर्क भी पूरा करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क भी आपको पूरा करना है जो दिया गया है। तो इससे पहले जो है हम जो फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे, इससे पहले का दैट इज़ 5th चैप्टर, जो आपका सेकेंड यूनिट का पहला चैप्टर था, इन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन अब नहीं रह गया है, इन रिवाइज सिलेबस से इवोल्यूशन आपका जो है वो डिलीट हो गया है, बट आपको जेनेटिक्स पढ़नी है। इन जेनेटिक्स आपने जो 5th चैप्टर था, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, उसको आपने कवर कर लिया है। उसमें आपने जब कवर किया तो आपने जो है मेंडल्स लॉ पढ़े। मेंडल्स लॉ के बाद में आपने जो है मेंडल्स के वर्क को पूरी तरह से समझा। उसके बाद में जो कुछ आपके अदर कुछ लॉज थे, ठीक है, जैसे म्यूटेशन था, कोडोमिनेंस था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, पेडिग्री एनालिसिस थी। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड सम अदर टॉपिक्स लाइक ए जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, क्रोमोसोमल एंड जेनेटिक जो आपके डिसऑर्डर थे उनको आपने समझा, पढ़ा अच्छे से। ठीक है, अगर उसमें कोई भी डाउट है तो आप उसको एक बार फिर से देखिएगा, फिर से अच्छे से पढ़िएगा और पूछिएगा। ओके, नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर 6 ऑफ जेनेटिक्स यूनिट, दैट इज़ मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वहाँ पे क्या था, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। जो वन करेक्टर, कोई भी करेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसमें क्या प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं, किस प्रिंसिपल्स को थ्रू, वो कौन सा उसमें वहाँ पे जो है प्रोसेस हो रही है कि करेक्टर्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और किस टाइप के करेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कौन से शो हो रहे हैं, कौन नहीं शो हो रहे हैं, ये सब समझा था। यहाँ पे हम उसका मॉलिकुलर बेसिस देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि जो ट्रांसफ़र करेक्टर्स हो रहे हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, उसको जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल मेन कंपोनेंट्स क्या है, उसको समझेंगे और उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो आप समझ गए होंगे, हम बात करने जा रहे हैं डीएनए की। डीएनए क्या है? डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, हम प्रूव भी करेंगे इस चैप्टर में कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अभी तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है जो करेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इसकी बात हम जो है इसको जोड़ते हैं, हम जब पहले आपने पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, जब रिप्रोडक्शन आपको पढ़ा रहे थे, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बोथ चैप्टर, दोनों में क्या बताया था कि एक सेम गैमीट्स होता है। ठीक है, गैमीट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें डीएनए होता है उसका। ठीक है, क्रोमोसोम्स वही होते हैं। ठीक है, तो वही जो डीएनए उसमें होता है वही तो करेक्टर्स को रखता है, वही करेक्टर्स जो है न्यू इंडिविजुअल में आते हैं। ठीक है, एक सिंगल सेल होती है, बताइए, उससे पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, यही करेक्टर्स को कॉपी करता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। किस प्रोसेस के थ्रू करता है? रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, ये हम सेंट्रल डॉगमा में पढ़ेंगे। ठीक है, जो है ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन, ये तीनों प्रोसेस हम सेंट्रल डॉगमा पे पढ़ेंगे, उसको सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं। ठीक है, लैक ओपेरान पढ़ेंगे, किसी जीन को कब हम सप्रेस या एक्सप्रेस करते हैं उसके बेस पे। जीन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ऑल एवरीथिंग जो भी इसमें है अबाउट डीएनए एंड आरएनए, अबाउट जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक कोड्स भी, वो सब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। Molecular basis of inheritance. First of all, we know about DNA. The DNA. DNA is the full form of DNA. Are you know? Yes, deoxyribonucleic acid. It is a DNA, full form of DNA. क्या होता है डीएनए? अभी तो हमने फुल फॉर्म जानी। अगर कोई पूछता व्हाट इज डीएनए, तो सबसे पहले आप यही बताते हो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इट इज़ अ फुल फॉर्म, बट वी नो अबाउट डीएनए, व्हाट इज डीएनए। ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए, ये सब हम समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड बेसिक जो टर्म्स डीएनए में यूज़ होते हैं उन्हें हम समझेंगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, डीएनए क्या होते हैं? ये लॉन्ग पॉलीमर चेन होती हैं, लॉन्ग पॉलीमर चेन। पॉलीमर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, पॉलीमर्स क्या होते हैं? दे हैव मेनी यूनिट्स, सेम टाइम मेनी यूनिट्स अगर इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे यूनिट्स आपस में जुड़ रहे हैं तो उन्हें हम पॉलीमर बोलते हैं। दैट में बी सेम टाइप या टू टाइप्स, ठीक है, आपने वहाँ पे पढ़ा होगा, ठीक है, होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर जो थे। दैट इज द लेंथ ऑफ द डीएनए डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर प्रेजेंट इन इट। जो लेंथ होती है डीएनए की उस किस पे प्रेजेंट करेगी? और नंबर ऑफ बेस पेयर पे प्रेजेंट करेगी, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पे प्रेजेंट करेगी, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड उस डीएनए के स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं। और ये किस पे डिपेंड करेगा? ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा, वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेगा, ठीक है। एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में जब हम जाएंगे तो उसका डीएनए स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसकी लेंथ चेंज होगी, क्योंकि कुछ करेक्टर्स को वहाँ पे जो है कम या ज़्यादा किया जाता है, कम या ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से लेंथ कम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अभी एक और स्टेटमेंट पढ़ेंगे, वन जीन वन करेक्टर वाला वीडल एंड टॉटम ने जो दिया था उसी के बेस पे, यानी जितने ज़्यादा करेक्टर को इनकोडिंग करना होगा, नेक्स्ट जनरेशन में ले जाना होगा, डीएनए लेंथ उतनी ही बढ़ती रहेगी, ठीक है। अब कुछ ही करेक्टर हैं, ज़्यादा करेक्टर ही नहीं। बात हम कर रहे हैं बैक्टीरियाज़ की, वायरसेस की, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे छोटा डीएनए होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा बड़ा डीएनए नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए, उनको समझते हैं। दैट इज़ फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज 5174 कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें? इट हैज़ 5386 न्यूक्लियोटाइड। बट द अदर species of bacteriophage, that is lambda, has 48,502 बेस पेयर्स, ठीक है। देखिए दोनों स्पीसीज अलग अलग हैं, तो दोनों में काफ़ी यहाँ पे डिफरेंस है उनके न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर में। एस्चेरिचिया कोलाई है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स, ठीक है। ई कोलाई पे बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। यहाँ पे जितनी भी लगभग मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम देखेंगे वो अधिक से ज़्यादा आपकी ई कोलाई पे हैं। आपने जो फर्स्ट चैप्टर था वहाँ पे देखा था कि जितनी भी जेनेटिक्स वाली हुई थी, जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोसोफिला पे थे, ठीक है, और यहाँ पे ई कोलाई पे किया गया है। देन द ह्यूमन जीनोम, जो ह्यूमन का जीनोम होता है, हेप्लॉइड, बात हो रही गैमीट की यहाँ पे, ठीक है। तो गैमीट जो होता है उसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं? 3 × 10⁹ बेस पेयर, ठीक है। देखा बढ़ गए ना? तो क्या है, यहाँ पे ह्यूमन की बात हो रही, इट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ बेस पेयर बढ़ जाएंगे। ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, समझने की कोशिश करेंगे। जो बीट्स लाइक स्ट्रक्चर है इसमें देखिए हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड फास्फोरस, ये सब आपके जो है एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आपने सुना होगा रामायण में बोलते हैं कि 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना होता है हमारा, तो बेसिक यही 5 आपके जो है एलिमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। तो डीएनए में भी वही बेसिक 5 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड फास्फोरस, क्योंकि यही बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का। एक सिंगल डीएनए होता है, एक सिंगल सेल होती है, उससे हम मल्टी सेल्ड बन जाते हैं, एक अपने स्ट्रक्चर को अटेन करते हैं जो प्रॉपर स्ट्रक्चर हमारा होता है। तो यही 5 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इन्हें याद रखना है। यही 5 एलिमेंट्स जो है ये डिफरेंट जो है मॉलिक्यूल डिफरेंट एलिमेंट के साथ में मिलकर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और वो एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या है हमारे यहाँ पे? फास्फेट ग्रुप है, आपका शुगर है, दैट इज पेंटोज शुगर है, दैट में भी राइबोज या डीऑक्सी राइबोज हो सकती है, प्यूरिन बेस है एंड पिरिमिडीन बेस है, ठीक है। इन सभी में जितनी भी हमने बात की अभी तक, चाहे वो आपका शुगर की बात कर रहे हो, चाहे नाइट्रोजिनस बेस की बात कर रहे हो, दैट में भी प्यूरिन और पिरिमिडीन्स, फास्फेट ग्रुप की कर रहे हो, या फिर बात कर रहे हो हाइड्रोजन की, ठीक है। तो ये सब मिलके ही बनाएंगे यहाँ पे आपका डीएनए का स्ट्रक्चर। ये भी एक स्ट्रक्चर है जो दिखाया गया। इसमें एक इंड जो होता है 5 इंड होता है, दूसरा 3 इंड होता है, 3 इंड, और जो जिसका 5 इंड होगा उसका अगला 3 इंड होगा, ठीक है। 5 इंड होता है यहाँ पे आपकी जो है फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, फास्फेट वाला होता है, और जो 3 इंड होता है वहाँ पे OH ग्रुप होता है, याद रखेंगे। एल्कोहलिक ग्रुप जो है, एल्कोहलिक ग्रुप आपका देखिए जो है ये है OH ग्रुप, ठीक है। ये 3 इंड है, ये फास्फेट ग्रुप है, ये आपका 5 इंड है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन।
पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर, या यहाँ लिख सकते थे स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए, आरएनए या डीएनए का स्ट्रक्चर, क्योंकि डीएनए और आरएनए में क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स ही तो होती हैं। तो जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती है इसीलिए उनको हम बोल सकते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। ठीक है, तो सबसे पहले डीएनए एंड आरएनए आर रिफर्ड एज टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डीएनए और आरएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में बात हो रही न्यूक्लियोटाइड्स की, तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट ग्रुप से मिलकर बने होते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड्स जिस फास्फेट ग्रुप से जुड़ते हैं इसके बीच का जो बॉन्ड होता है उसको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अगर बात हो रही फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की, इट मीन्स आपका उसमें क्या है, न्यूक्लियोसाइड है और वो जुड़ा हुआ है फास्फेट ग्रुप से। ये दोनों को जोड़ने का जो वर्क करता है वो एक बॉन्ड होता है, बॉन्डिंग होती है दोनों के बीच में, दैट इज कॉल्ड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, फॉस्फेट और आपका फॉस्फेट ग्रुप है और आपका न्यूक्लियोसाइड है। देन न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस होता है। पेंटोज शुगर में आपका रहेगा राइबोज शुगर होगी जो आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड में है, एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर फाउंड इन डीएनए में होती, सिर्फ जो शुगर होती है उसमें डिफरेंस होता है और नाइट्रोजिनस बेस में डिफरेंस होता है। दोनों के जो नाइट्रोजिनस बेस है उसमें डिफरेंस होता है, बाकी स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर में जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। देन जो ये आपका न्यूक्लियोसाइड होता है इसमें जो राइबोज शुगर होती है ये बेस पेयर के साथ किसके द्वारा बॉन्ड होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, यन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बनती है। ठीक है, बॉन्ड करती है। पेंटोज शुगर इज राइबोज इन आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए। नाइट्रोजिनस बेस आर टू टाइप्स, नाइट्रोजिनस बेस टू टाइप के होते हैं, पहले आपके होते हैं पिरिमिडीन और दूसरे होते हैं प्यूरीन। पिरिमिडीन जो होते हैं वो आपके सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं और प्यूरीन आपके डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। प्यूरीन बेस की बात हो रही है, प्यूरीन बेस क्या है आपके, प्यूरीन बेस में आपके आते हैं एडेनिन एंड गुआनिन, एडेनिन एंड गुआनिन आर प्यूरीन बेस। ठीक है, ये प्यूरीन बेस्ड है। और दूसरे जो पिरिमिडीन होते हैं वो साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल होते हैं, 3 होते हैं, 3 पिरिमिडीन है। ठीक है, ऐसे याद रखिए, पिरिमिडीन नाम बड़ा है लेकिन स्ट्रक्चर छोटा होता है, सिंगल रिंग्ड होते हैं, बट प्यूरीन आर डबल रिंग स्ट्रक्चर, नाम छोटा है पर बड़े होते हैं, स्ट्रक्चर बड़ा होता है लेकिन नंबर में कम होते हैं, टाइप इनका कम होता है, 2 ही होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। बट pyrimidine are 3 टाइप, साइटोसिन फाउंड इन बोथ आरएनए एंड डीएनए, साइटोसिन होता है दोनों में पाया जाता है चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, बट थाइमिन ओनली फाउंड इन डीएनए एंड यूरेसिल ओनली फाउंड इन आरएनए। ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर, ओके। देन देखिएगा नेक्स्ट, दीज आर द pyrimidine एंड प्यूरीन बेस। देखिए प्यूरीन बेस में आपका जो है कौन से हैं, 2 हैं, एडेनिन है और आपका गुआनिन है, दोनों डबल रिंग स्ट्रक्चर हैं, यहाँ भी डबल है ये भी डबल है, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर आपके हैं। बट देखिए पिरिमिडीन में आपका यूरेसिल है ओनली फाउंड इन आरएनए, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, बेसिक स्ट्रक्चर के बाद में आप देखिएगा ये आपका यूरेसिल है, यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप, ऊपर ऑक्सीजन, यानी 2 और 4th पोजीशन पे ऑक्सीजन ग्रुप, इसमें एक मेथिल ग्रुप अटैच हो जाता है, थायमिन हो जाता है। उसके बाद में देखिएगा बेटा साइटोसिन में क्या होता है, एमीन ग्रुप होता है 4th पोजीशन पे। ठीक है, ऑक्सीजन वाला ग्रुप हट जाता है, तो थोड़ा डिफरेंस यहाँ देख लीजिएगा, ज़्यादा स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है, वो बायोमॉलिक्यूल्स में देखेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे कोई आपको स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, बट आपको टाइप याद रखना है कि पिरिमिडीन बेस कौन से होते हो, कितने टाइप के होते हैं, डीएनए में क्या होता है, आरएनए में क्या होता है, दोनों में कौन पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी चारगाफ रूल पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आपको बेस पेयर तो याद ही रखने हैं कि कौन सा बेस पेयर कैसा है। ठीक है, तो आप जो ये बेस पेयर दिए हैं इनको अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ये भी एक बेस पेयर का ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको भी। उसके बाद देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्म्स दिए गए, उनको समझ लेते हैं। पहला क्या है
कि यूरेसिल फाउंड इन ओनली इन आरएनए, यूरेसिल आरएनए में होती है इन प्लेस ऑफ थायमिन, जबकि थायमिन सिर्फ डीएनए में होती है, साइटोसिन दोनों में पाई जाती है। अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन टुगेदर थ्रू 3' एंड 5', ठीक है। जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो जो शुगर से ज्वाइन होते हैं और 3' और 5' से ज्वाइंट होते हैं। 5' से फॉस्फेट ग्रुप ऊपर जुड़ जाता है और 3' में OH ग्रुप नीचे खाली रहता है, ठीक है। तो ये है, इन दोनों के बीच में जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है वो न्यूक्लियोटाइड चेन को फॉर्म करता है। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड अभी पहले पढ़ा था, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट ग्रुप के बीच में होगा, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट ग्रुप के बीच में, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन हैज़ अ फ्री फॉस्फेट मोइटी एट 5' पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है और 3' पे शुगर की 3' पे जो है OH ग्रुप पाया जाता है। शुगर एंड फास्फेट जो होते हैं बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बैकबोन होते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर को फॉर्म करते, जैसे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्केलेटल पे जुड़ा हुआ, कि स्केलेटल जो है उस पे है, अगर स्केलेटल ना हो तो हम एक बॉडी शेप को नहीं अटेन कर पाएंगे। ऐसे ही जो शुगर का जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो शुगर और फास्फेट पे टिका हुआ है, ठीक है, बैकबोन होता है। डिस्कवरी ऑफ डीएनए, अगर बात करते हैं हम हैं डिस्कवरी ऑफ डीएनए की, यानी डीएनए कैसे खोजा गया, कैसे पता लगा कि ये डीएनए जो है वो इसमें पाया जा रहा है, ये जेनेटिक मटेरियल है। डिटरमाइन इट्स स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाम लेंगे कुछ साइंटिस्ट जो होते हैं, दैट इज़ फ्रेडरिक मिस्चर, ठीक है। फ्रेडरिक मिस्चर discovered the DNA in 1869 and named it is न्यूक्लिन। क्या नाम दिया था उन्होंने? न्यूक्लिन नाम दिया था उन्होंने, ठीक है। 89 में फ्रेडरिक मिस्चर ने इसे डिस्कवर किया और उसको न्यूक्लिन नाम दिया, अभी डीएनए नाम नहीं दिया गया, ठीक है। उसके बाद में जो विल्किंस और फ्रैंकलिन जो थे, विल्किंस और फ्रैंकलिन ये दूसरे साइंटिस्ट थे, प्रोड्यूस द एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रक्चर के लिए एक डाटा बनाया, एक एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा जो दिया किसने? विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। उसके वाटसन एंड क्रिक प्रपोज डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक ने जो है डबल डीएनए हेलिक्स मॉडल दिया था। कुछ और डिस्कवरी की बात करते हैं तो 3 आपके साइंटिस्ट थे, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकॉर्टी। इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था दैट द ट्रांसफरिंग सब्सटेंस इज डीएनए। उन्होंने ये बताया कि जो ट्रांसफरिंग सब्सटेंस है, जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जा रहा है, वो क्या है? वो डीएनए है, ठीक है। वो क्या है? डीएनए है। ये किसने बताया था? ये बताया था एवरी, मैक्लियोड और मैकॉर्टी ने, ठीक है। एवरी, मैक्लियोड एंड मैकॉर्टी ने बताया था, ठीक है। हर्शे और चेस ने भी बाद में प्रूव किया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, जिसको हम आगे भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि हर्शे और चेस ने कैसे प्रूव किया बैक्टीरियोफेज पे अपना एक्सपेरिमेंट करके कि द जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही होता है, ठीक है। तो उनके हम एक्सपेरिमेंट को भी समझेंगे। तो आप डीएनए और का स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, वही स्ट्रक्चर है डीएनए का जिस आपको पहले हम चर्चा कर चुके हैं, जिसके बारे में क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनेगा? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बनेगा? शुगर प्लस बेस पेयर। बेस पेयर कितने होंगे? 2 टाइप के, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के होंगे, एडेनिन एंड गुआनिन। प्यूरिन कितने होंगे? 2 टाइप के। पिरिमिडीन कितने होंगे? 3 टाइप के। कौन कौन से? यूरेसिल ओनली फाउंड इन आरएनए, थायमिन ओनली फाउंड इन डीएनए, साइटोसिन फाउंड इन बोथ आरएनए एंड डीएनए। हो गया, बस, दैट इज सिंपल, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर पूरा है, ये आपका स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर में देखिए चारगॉफ रूल लगता है। व्हाट इज चारगॉफ रूल? वी नो अबाउट चारगॉफ रूल। चारगॉफ रूल क्या है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड आल्सो फॉर सीबीएसई। फॉर अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हम DSRNA भी शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। D फॉर डबल, S फॉर स्टैंडर्ड, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए, द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड आर इक्वल टू 1, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रेशियो की, किसके किसके बीच की? एडेनिन और थायमिन की, गुआनिन और साइटोसिन की, तो ये इक्वल होगा, ठीक है। एडेनिन प्लस थायमिन एंड गुआनिन प्लस साइटोसिन ये इक्वल प्रोपोर्शन में
होंगे। ठीक है, यही चारगॉफ ने बताया था। चारगॉफ थे कौन? ये जो है इनका पूरा नाम था एरविन चारगॉफ। ठीक है, इन्होंने 1950 में, ये ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे, ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे। इन्होंने जो है डीएनए के केमिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन किया और केमिकल स्ट्रक्चर में इन्होंने जो है कुछ मेन इंपॉर्टेंट रूल बताए। क्या रूल थे? अकॉर्डिंग टू चारगॉफ द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ थायमीन। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ एडेनिन, सॉरी एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके बेटा, हाँ ठीक है, सुन लीजिएगा कुछ बातें हैं कि ए जो होता है ये किसके बराबर होगा, यानी द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ थायमीन, ए इक्वल टू टी, यानी जितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स ए के होंगे, जितने ए होंगे उतने ही टी होंगे। ठीक है, ये पहला है, ये चारगॉफ का पहला रूल था। ठीक, थायमीन, ओके, इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ थायमीन एंड द परसेंटेज ऑफ गुआनिन, समझिएगा जी किसके बराबर होगा, जी इक्वल टू सी। तभी आप देखेंगे कि बॉन्ड जो बनता है वो किसके किसके बीच में, ए और टी के बीच में, जी और सी के बीच में बनता है। कोई भी बॉन्ड ए और जी के बीच में नहीं, ए और सी के बीच में नहीं। ए टी से एडेनिन थायमीन के साथ जुड़ेगा और गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगा, यानी दोनों का नंबर बराबर होता है। तो यही कॉम्बिनेशन होगा एडेनिन थायमीन का, गुआनिन साइटोसिन का, इसके अलावा दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं होगा। एडेनिन गुआनिन के साथ नहीं जुड़ेगा। ठीक है, एडेनिन साइटोसिन के साथ नहीं जुड़ेगा। ठीक, एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ेगा, अगर आरएनए है तो यूरेसिल के साथ जुड़ेगा। ठीक है, ए इक्वल टू यू हो जाएगा वहाँ पे। अगर आरएनए की बात हो रही, डीएनए की बात हो रही तो ए इक्वल टू टी हो जाएगा। तो बेटा ये याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, ए इक्वल टू टी होता है और C इक्वल टू जी होता है। इट मीन्स जितने ए के होंगे एडेनिन होगा उतना ही बेस थायमीन होगा, जितना गुआनिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, ये चारगॉफ रूल है। अगला, द परसेंटेज ऑफ ए प्लस जी इक्वल एंड द परसेंटेज ऑफ टी प्लस सी इक्वल। ठीक है, ए प्लस जी जब ये हैं तो परसेंटेज जो रहेगा यानी ये दोनों मिला के इन दोनों के बराबर होंगे, ऐसे समझिए। ठीक है, एडेनिन और गुआनिन जो होता है ए प्लस जी इक्वल टू सी प्लस टी, टी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस जी, अगर इन दोनों को प्लस प्लस कर दें प्लस, तो यानी ए बराबर पूरा हो गया। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, तो ए प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी, ये रूल है। ठीक है, the amount of adenine, thymine, guanine and cytosine in DNA varies from species to species। ठीक है, जो भी बताया था, पहले भी बताया था कि स्पीसीज टू स्पीसीज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो वेरी करेंगे। तो यहाँ पे भी वही चीज़ चारगॉफ ने भी बताई, द अमाउंट ऑफ एडेनिन, थायमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन इन डीएनए वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। Then the amount of A equal to T and the amount of C is equal to Z constant in each species, जो constant ही रहता है सभी species में। जो amount होता है A equal to T and G equal to C, यानी गुआनिन और साइटोसिन का। ठीक है, जो बराबर में है। फिर आपको पता ही है फ्री फॉस्फेट ग्रुप का जो 5 एंड होता है शुगर पेंटोज शुगर का, उससे फास्फेट जुड़ता है। ठीक है, 5 जो होता है यानी जो शुगर होती, पेंटोज शुगर होती, पेंटोज शुगर का 5 एंड जो है वो किससे जुड़ेगा, वो जुड़ेगा फास्फेट ग्रुप से। और जो 3 वाला है वो किससे जुड़ेगा, वो दूसरे फास्फेट से जुड़ेगा। 3 और 5 से फास्फेट ग्रुप हमेशा जुड़ता है। और बेस पेयर कहाँ जुड़ते हैं, वो आपके फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, शुगर की फर्स्ट पोजीशन से बेस पेयर और दूसरे की क्या होगी, वहाँ पे आपकी फोर्थ होगी। ठीक है, इस तरह से ये जुड़ते रहते हैं। ओके, इसी तरह से जुड़ के आपस में जो है क्या बनाते हैं, अपना स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेते हैं। आप स्ट्रक्चर पहले से समझे हुए हैं। साइलेंट फीचर ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, साइलेंट फीचर्स को समझ लेते हैं। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर कॉइल्ड टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स। 2 जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है आपस में कॉइल्ड होती हैं, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे देखो, ऐसे ये टाइप से। ठीक है, ऐसे होगी, दूसरी ऐसे होगी।
इस तरह से, ठीक है, ऐसे एक क्वाइल्ड होती हैं, ठीक है, एक क्वाइल्ड होंगी और क्या बनाएंगी, डबल हेलिक्स मॉडल बनाएंगे। शुगर फॉस्फेट फ्रॉम बैकबोन होती है, शुगर और फॉस्फेट बैकबोन को फॉर्म करती है। फॉर द हेलिक्स द बेस प्रोजेक्ट इनवर्ट्स टू ईच अदर, द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। एंटी पैरेलल पोलैरिटी का मतलब ये है कि अगर एक 3 डैश इंड है तो दूसरे का 5 इंड डैश होगा, और इंड उसका 5 होगा तो उसका दूसरे का 3 वाले का 5 होगा और 5 वाले का 3 होगा। ये हो गया एंटी पैरेलल पोलैरिटी। The nitrogenous base of the two stranders are paired by hydrogen bonding। जो दो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो क्या कौन करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होगी, और एक डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ 2 बॉन्ड बनेंगे। और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में GC के बीच में जो होगा वहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग होगी, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्डिंग होगी। इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। द plane of one base pair stacks over the other, this provide stability of the helix along the hydrogen bonding, ठीक है। then the plane of one base pair stacks over the other, यानी एक के बाद एक, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, इस तरह से लेडर जैसे, जैसे सीढ़ी होती लेडर होती, ये कैसे लगा है, फिर ऊपर आ गया, फिर ऊपर आ गया, फिर ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये पूरा रहता है आपका हेलिक्स का बॉन्डिंग रहता है, ठीक है। ओके बेटा, हाँ बेटा, तो क्या बात हो रही थी यहाँ पे, देखिए बात हो रही थी कि जो लेडर लाइक ऐसे 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 करके लगे होते एक के बाद एक बेस पेयर, दिस प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द हेलिक्स अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से दोनों बॉन्ड रहते हैं, अच्छी तरह से जुड़े रहते हैं, ठीक है। द हेलिक्स इज राइट हैंडेड होती है, ठीक है, राइट हैंड की तरफ से जो है चलती है, ठीक है, ऐसे इस टाइप से, ठीक है। pitches distance parallel to the helix that corresponds to one turn of 360, ठीक है, 3.4 नैनोमीटर आर 34 एंगस्ट्राम, कितना, यानी एक हेलिक्स जो होती है वो 34 एंगस्ट्राम की लेंथ उसकी होती है, और इन वन जो हेलिक्स आपकी जो है, एक जो आपकी हेलिक्स है उसमें क्या होगा, देखिए ऐसे, ठीक है, एक जो हेलिक्स होगी ऐसे, उसके बीच की दूरी कितनी होगी, 34 एंगस्ट्राम होगी, और नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होंगे, 10 होंगे उसमें, यानी ATCG, ये ज़रूरी नहीं कि सीक्वेंसिंग में हो, लेकिन 10 बेस पेयर होंगे, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर 10 होंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर की जो होती है 0.34 नैनोमीटर होती है, ठीक है, या बोल सकते हैं 3.4 एंगस्ट्राम होती है। तो 3.4 एंगस्ट्राम 3.4 इंटू 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 34 एंगस्ट्राम हो जाएगा कि नहीं, तो 34 एंगस्ट्राम ही तो है पूरे, तो 10 बेस पेयर होते हैं उसमें, ठीक है। सेंट्रल डॉगमा, पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स, तो अब सेंट्रल डॉगमा की बात करते हैं। व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेंट्रल डॉगमा क्या है, ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, प्रपोज्ड बाई फ्रांसिस क्रिक, टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्या है ये, डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, ठीक है। इसमें 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं बेटा, कौन कौन सी देखिएगा, एक आपका DNA से RNA बनेगा, DNA से पहले DNA से DNA बनेगा, क्योंकि DNA डबल होना है, उसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। DNA टू DNA जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं, DNA टू DNA, द फॉर्मेशन ऑफ DNA टू DNA, जो कॉपी ऑफ कॉपिंग होती है DNA की उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है, उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। उसके बाद में DNA से RNA को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और RNA टू प्रोटीन को ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो तीनों प्रोसेस याद रखनी है, सेंट्रल ऑफ डॉगमा में आएंगी। सेंट्रल ऑफ डॉगमा में क्या है, DNA टू DNA, दैट इज रेप्लिकेशन, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, एंड DNA टू RNA इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, एंड RNA टू प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, ठीक है। तो तीनों प्रोसेस है, याद रखनी है, तीनों प्रोसेस को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो सेंट्रल ऑफ डॉगमा की बात करेंगे। अब सेंट्रल ऑफ डॉगमा की बात करने से पहले हमें पैकेजिंग देखनी होगी DNA हेलिक्स की, कि DNA हेलिक्स कैसे पैकेजिंग होती है उसकी, कैसे पैकेज्ड होता है। तो देर आर, आपको पता है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर पर सेल इन मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं ऑल मैमल्स की सेल में जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं कितने होते हैं, 6.6 इंटू 10⁹ इन अ सेल, एक सेल में, ठीक है। टाकिंग अगर हम बात करते हैं, टेकिंग 0.3 nm एज द डिस्टेंस बिटवीन
consecutive base pair, the total length of DNA happens to be 2.2 मीटर। अगर एक बात कर रहे हैं सेल की, तो एक सेल में जो डीएनए की लेंथ होती है वो 2.2 मीटर होती है। कितनी होती है? 2.2 मीटर। यानी एक डीएनए हमारा कितना लंबा है? 2.2 मीटर लंबा होता है। समझिए, एक छोटी सी सेल है, जैसे आप देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोपिक होती है, और उसके अंदर जो डीएनए है कितना है? 2.2 मीटर का है, और उसी पे कोडिंग है हमारे कैरेक्टर्स की। ठीक है, एक भी डीएनए अगर मिल जाता है तो हमारी पूरी हिस्ट्री पता चल जाती है उससे। ठीक है, पूरी हिस्ट्री बता सकते हैं। ठीक है, कैसा क्या रहा होगा, क्या क्या इसमें जो है स्ट्रक्चर रहा होगा। तो ये डीएनए है। 2 मीटर ऑफ डीएनए इज टू लार्ज टू बी contained in the nucleus with the dimension of 10 to power minus 6 मीटर। ठीक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स की वेरी सिंपल। ठीक है, प्रोकैरियोट्स मीन्स होता ही है प्रिमिटिव सेल्स। जब प्रिमिटिव सेल्स हैं तो वहाँ पे पैकेजिंग ऑफ डीएनए इज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल होती है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, प्रोकैरियोट्स लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल इज स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड द रीजन वेयर डीएनए बीइंग निगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल जो होता है स्कैटर्ड रहता है उसके साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोट्स के बारे में 9th में पढ़ा है। ठीक है, उसे हम न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। न्यूक्लियोइड क्या होता है? द रीजन वेयर डीएनए बीइंग निगेटिवली चार्ज ड्यू टू द फॉस्फेट मोइटी इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स दैट पॉजिटिवली चार्ज। ये किस में होता है? प्रोकैरियोट्स में। अगर बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स, वहाँ पे हिस्टोन होती है। ठीक है, हिस्टोन्स पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स होती हैं। हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक एमिनो एसिड्स लाइक लाइसिन एंड अर्जिनिन दैट गिव इट्स पॉजिटिव चार्ज। हिस्टोन ऑक्टोमर यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन। डीएनए निगेटिवली चार्ज्ड रैप अराउंड हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप्ड होते हैं टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम फॉर्म करते हैं। वन न्यूक्लियोसोम हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। एक जो न्यूक्लियोसोम होता है उसमें नंबर ऑफ बेस पेयर, ये हिस्टोन प्रोटीन होती है, 4 होते हैं इसके पार्ट, H1 H2 H3 H4 करके। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है डीएनए लिपटा रहता है। ठीक है, वन न्यूक्लियोसोम है जो अप्रॉक्सीमेटली 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। न्यूक्लियोसोम इन अ क्रोमैटिन रिजेंबल्स बीड प्रेजेंट ऑन स्ट्रिंग। ऐसे जैसे धागे पे मोती लगे होते हैं। ठीक है, बीड्स लगे होते हैं, वैसे लगता है। बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर क्रोमैटिन आर फर्दर पैकेज टू फॉर्म अ क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर्स बनाते हुए फर्दर क्वाइल एंड कंडेंस टू फॉर अ क्रोमोसोम। आगे बात समझ में, क्रोमोसोम क्या है? डीएनए का ही, डीएनए की क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, धीरे धीरे जो क्वाइल्ड हो जाता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ में। ठीक है, मिलके कंडेंस टू फॉर अ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल NHC जो होता है प्रोटीन, एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर फॉर पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल। ठीक है, अब क्रोमैटिन का टाइप्स जो है ये आप समझेंगे आगे, व्हाट इज द टाइप ऑफ क्रोमैटिन। तो यू क्रोमैटिन क्या है? दैट इज लाइटली स्टेंड होते हैं, द लूज क्वाइल्ड रीजन ऑफ क्रोमैटिन एंड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। हेट्रोक्रोमैटिन क्या है? डार्कली स्टेंड हैं, द टाइटली क्वाइल्ड रीजन ऑफ द क्रोमैटिन, ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव। ओके, ठीक है। द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, वी डिस्कस इट इन नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू क्लास। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज़ आस्क। ओके, थैंक यू टू ऑल।